Hi friends, this is Kunal and welcome back to Astute Knowledge Academy. पार्ट 1 जो हमारा लेक्चर हुआ था वो DSSB PGT पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर हुआ था 2021 में उसे हमने एनालाइज किया है। 1 to 50 क्वेश्चंस हमने पार्ट 1 में डिस्कस किए हैं। आज पार्ट 2 में हम बचे हुए जो है क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1, who among the following write the book Paradoxical Prime Minister नरेंद्र मोदी एंड इंडिया? किसने लिखी है ये फेमस बुक? देखिए ये बहुत ही एक फेमस बुक है जो कि 2018 में लिखी गई है शशि थरूर द्वारा। ठीक है, शशि थरूर जो कि पहले जो बीजेपी की पहले जो हमारी 2014 के पहले गवर्नमेंट थी, यूपीए गवर्नमेंट, उसमें ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे ये, साथ ही एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी थे यूपीए गवर्नमेंट में। ठीक है, यानी कि कांग्रेस की गवर्नमेंट तब जो है और इस 2018 में इन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी थी। ठीक है, शशि थरूर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है पॉलिटिकल राइटिंग में, बहुत सारे बुक्स इन्होंने लिखी है। अराउंड 23 बुक लिखी है जो कि बहुत ही फेमस है शशि थरूर द्वारा लिखी गई किताबों में। सारी ही किताबें बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो 51 का ऑप्शन डी शशि थरूर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, नरेंद्र मोदी के ऊपर उन्होंने ये किताब लिखी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन इज करेक्ट रिगार्डिंग सोशल मूवमेंट? ठीक है, सामाजिक आंदोलन को परफेक्टली कौन सा डिफाइन करता है? यहाँ पे हमें 3 स्टेटमेंट दिए हैं। देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 1, अ स्पेशल कलेक्टिव एफर्ट टू प्रमोट चेंज इन एनी डायरेक्शन इन अ वे वेयर इन वायलेंस, illegality, revolution and utopian community the optional of return is also not left out। ठीक है, टोटली करेक्ट सेंटेंस है ये। ठीक है, उटोपियन कम्युनिटी हो गई, साथ में चेंज लाने के लिए भी ये बहुत जरूरी होते हैं सामाजिक आंदोलन। सोशल मूवमेंट्स कैन बी सीन एज द कलेक्टिव एंटरप्राइजेस टू इस्टेब्लिश न्यू ऑर्डर ऑफ लाइफ। नहीं, न्यू ऑर्डर ऑफ लाइफ की बात नहीं करते यहाँ पे। जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके डेवलपमेंट की, है ना, उनके वेलफेयर की बात की जाती है सामाजिक आंदोलन में। नेक्स्ट देखते हैं, द सोशल मूवमेंट इज एन ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ द एक्सक्लूडेड ग्रुप टू प्रमोट or oppose changes in the structure of society in which non-constitutional form of political participation supports are included। इवन दो ये भी स्टेटमेंट थोड़ा बहुत करेक्ट है, लेकिन हमें एग्जैक्ट डेफिनेशन की अगर बात करें हम, तो ऑप्शन जो फर्स्ट स्टेटमेंट है यही सबसे बेस्ट डिफाइन करता है सामाजिक आंदोलन को। तो देखिए कहाँ मिलता है हमें यहाँ पे, ऑप्शन बी में। देखिए ओनली 1 इज ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स फर्स्ट वर्क ऑन कल्टीवेशन थियरी? ठीक है, कल्टीवेशन थियरी किसने दी थी ये? ओके, पहले तो हमें समझना होगा कि कल्टीवेशन थियरी क्या होती है। देखिए आजकल के टाइम में जो हम न्यूज़ देखते हैं, इतना ज़्यादा हम न्यूज़ से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि न्यूज़ में जो भी लिखा होता है हम उसे सच मानने लगते हैं। ठीक है, जो भी न्यूज़ में दिखाया जाता है आज के टाइम में हम देखते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं हमें कि इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, और हम उन्हीं सारी चीज़ों को जो है वो सच मानने लगते हैं। क्योंकि जब हम एडिक्ट हो जाते हैं टीवी के, जिसे हम इडियट बॉक्स भी कहते हैं, आज के टाइम में टीवी का डेफिनेशन ही इडियट बॉक्स बन चुका है। तो जिस तरह से हमें मीडिया के थ्रू कोई भी चीज़ दिखाई जाती है, इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है हमें, हमारे हमारे मतलब सोच पे उसका, कि हम उसे ही सच्चाई मानने लगते हैं। ठीक है, उसे ही हम सच मानने लगते हैं कि जो भी दिखाया जा रहा है हमारे आंखों के सामने है वही सच्चाई है। और इसी को ही कहा जाता है कल्टीवेशन थ्योरी। जब एक आइडिया बार बार बम्बार्ड करता है आपके माइंड पे वाया मीडिया और एनी काइंड ऑफ मीडिया सोर्स, तब आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो। दैट इज व्हाट गार्बर ने कहा था, ये जॉर्ज गार्बर ने कल्टीवेशन थ्योरी दी थी। ठीक है, उन्होंने कहा था कि जो मीडिया है उसका आप अच्छा और बुरा दोनों तरह का यूज कर सकते हो। आज के टाइम में हम देखते हैं मीडिया बहुत ही ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल बन चुका है इंडिया में। जो दिखाना है वो ना दिखाते हुए बेफिजूल में जो है पॉलिटिशियंस की तारीफ कर रहे हैं, बेमतलब के डिबेट कराए जाते हैं। जब भी कोई इंपॉर्टेंट इकोनॉमी की बात आती है, एम्प्लॉयमेंट की बात आती है, तो हिंदू मुस्लिम के दंगों के ऊपर टॉपिक छेड़ा जाता है।
वहाँ पे डिबेट होते हैं, ठीक है। और डिबेट में भी आप देखते हो कि जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, आप उसी बंदे से ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हो। इवन दो उसका बैकग्राउंड क्या है, वो किस कॉज के लिए बात कर रहा है, वो हम निग्लेक्ट करते हैं और सिर्फ उसके कम्युनिकेशन स्किल पे, ठीक है, जो बात करने का उसका तरीका होता है, उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और उसने कही हुई सारी बातों को हम क्या मानते हैं, सच मानते हैं। तो कम्युनिटी कल्टीवेशन थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जॉर्ज गार्बर ने दी थी। ऑप्शन ए इज हियर द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, वोहरा कमेटी के बारे में दिया गया है, ठीक है। डिड वोहरा कमेटी रिपोर्ट स्टडी, किस चीज के लिए लाया था ये वोहरा कमेटी? पहले तो आपको बता दूं, ये जो कमेटी आई थी ये 1993 में सेट की गई थी, ठीक है। 1993 में ये कमीशन लाया गया था। किस चीज के लिए लाया गया था? कि जो पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है ना, पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है, हम देखते हैं गली का गुंडा 10-15 साल तक जेल वेल काटता है, फिर बाहर आता है और फिर अचानक से नेता बन जाता है। ये ट्रेंड बहुत सालों से चलता आ रहा है इंडियन पॉलिटिक्स में, ठीक है। और इसी ट्रेंड को हमें चेंज करना है। दैट इज वाई वी आर गोइंग टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस। इसीलिए हम पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, इसीलिए कि समाज में ये बदलाव लाना चाहिए, ठीक है। दोज हु आर नॉट अवेयर ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिशियन, इट इज आवर ड्यूटी एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट, एज अ पॉलिटिकल साइंस स्कॉलर, हमारा ड्यूटी है लोगों को अवेयर करना कि किसे वोट देना चाहिए, कौन डिजर्व करता है ना। अदरवाइज हम देख रहे हैं कितने सारे हमारे पार्लियामेंट में आधे से ज्यादा मेंबर जो है उनका बहुत ही बुरा क्रिमिनल बैकग्राउंड है। और ये जो वोहरा कमेटी थी, ठीक है, एन वोहरा कमेटी, वो इसीलिए सेट की गई थी कि देखने के लिए कि किस तरह से पॉलिटिक्स का जो है वो क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन कहाँ मिलता है, पॉलिटिक्स क्रिमिनलाइजेशन, ऑप्शन डी में, नेक्सस बिटवीन क्रिमिनल्स, पॉलिटिशियन एंड ब्यूरोक्रेट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वोरा कमेटी की रिपोर्ट जरूर गूगल करिए आज, ठीक है, और पढ़िए, बहुत ही बढ़िया इन्होंने रिकमेंडेशन दिए थे। हालांकि ये बात अलग है कि एक भी रिकमेंडेशन वहां से अप्लाई नहीं हुए हैं प्रैक्टिकली। अदरवाइज आपको आज के टाइम में 2022 के वक्त में आपको एक भी जो है गुंडा मवाली गांव का एक क्रिमिनल आपको पॉलिटिक्स में दिखाई नहीं देता, अगर इन कमेटी का रिकमेंडेशन सरकार मान लेती तो। चलिए कोई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक सिस्टम प्रोसेस इन इंटरनेशनल रिलेशन? ठीक है, देखिए सिस्टम एंड प्रोसेस, सिर्फ अगर सिस्टम थ्योरी दिया होता तो हमें पता है किसने दिया है सिस्टम थ्योरी, डेविड ईस्टन ने दिया है, ठीक है। लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की एक बहुत ही फेमस बुक है जिस बुक का नाम है सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, और ये बुक लिखी गई थी 1957 में, ठीक है, याद रखना 1957 में, क्योंकि एग्जाम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पूछे जाते हैं, पता होना चाहिए हमें। बुक किसने लिखी गई थी? ये फेमस बुक थी मॉर्टन कैप्लन की, ठीक है, मॉर्टन कैप्लन, याद रखना इसको, ठीक है, मॉर्टन कैप्लन की फेमस बुक सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। जब हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का चैप्टर स्टार्ट कर देंगे तब आपको बहुत सारी किताबें मिलने वाली है पॉलिटिकल थिंकर्स द्वारा लिखी गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। इन विच ईयर द यूरोपियन काउंसिल फॉर्म्ड? देखिए कौन से साल में जो वो यूरोपियन काउंसिल बना था। देखिए एक चीज याद रखना, एक होती है यूरोपियन यूनियन, ठीक है, ईयू जिसे कहा जाता है यूरोपियन यूनियन, जिसमें सारे जो यूरोपियन कंट्रीज है वो इस ग्रुप के पार्ट है। हालांकि कंपलसरी नहीं है, आइदर दे कैन बी अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, अदरवाइज इट्स ऑन देयर विल, ठीक है, कोई फोर्स नहीं होता। लेकिन अगर आप देखो तो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है या यूरोप के कॉन्टिनेंट में जितने भी कंट्रीज आते हैं वो सारे कंट्रीज क्या करते हैं, इसके मेंबर बन जाते हैं यूरोपियन यूनियन के। इनका एक सेपरेट इकोनॉमी चलता है, पैरेलल इकोनॉमी, साथ ही इनका खुद का एक जो है वो यूरो, ठीक है, यूरो जैसे कि हमारे यहाँ पे रुपीज होता है वैसा उनका खुद का एक फाइनेंशियल सिस्टम है जिसमें यूरो कंसिडर किया जाता है, और ये करेंसी कॉमन होती है सारी ही कंट्रीज के लिए, और बिजनेस भी जो है वो यूरो से ही किया जाता है। देखिए अगर यूरोपियन यूनियन की बात करें तो उसमें कितने मेंबर है? यूरोपियन यूनियन में अभी 28 मेंबर है, ठीक है। हाल ही में एक कंट्री जो है जिन्होंने एक टर्म फेमस हुई थी, देखिए ब्रेक्जिट नाम से, ठीक है, ब्रेक्जिट। और ये ब्रेक्जिट में कौन सी कंट्री ने जो है यूरोपियन यूनियन को छोड़ा है? या आप कमेंट में मुझे बताइए कि कौन सी कंट्री है जो ब्रेक्जिट जिसने किया है, यानी कि यूरोपियन यूनियन से वो बाहर निकल गई है। और हाल फिलहाल में जो है 28 कंट्रीज आर अ पार्ट ऑफ यूरोपियन ग्रुप,
और अगर हम काउंसिल की बात करें, देखिए काउंसिल अलग है, यूरोपियन यूनियन अलग है। हालांकि यूरोपियन यूनियन से ही निकलकर काउंसिल आता है, लेकिन काउंसिल के टोटल मेंबर है 47, ठीक है 47 है, और ये इस्टेब्लिश हुई थी 1949 में, ठीक है। यहाँ पे हमें ईयर पूछा है 1949, लेकिन जब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो यूरोपियन यूनियन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। एग्जाम में पूछा जाता है इसका इस्टेब्लिशमेंट, इनके मेंबर कंट्रीज के नाम पूछे जाते हैं, या तो काउंट पूछा जाता है कितने कंट्रीज है यूरोपियन यूनियन में, ठीक है। तो ये सारी बातें पता होना बहुत ही जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइज एंड द डिक्लाइन ऑफ नेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टैगफ्लेशन एंड सोशल आइडेंटिटीज 1982 में ये फेमस बुक किसके द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए बहुत ही बढ़िया बुक है ये, अगर आपने पढ़ी नहीं हो तो एटलीस्ट इसका समरी जरूर पढ़िएगा, ठीक है। क्योंकि हालांकि हमको सिलेबस में स्पेसिफिकली कोई थिंकर का नाम या उनके बुक दिए नहीं गए हैं, लेकिन हमको सभी का ही ओवरऑल स्टडी करना बहुत ही जरूरी होता है। एग्जाम डायनामिक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एग्जाम में फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। और अगर यूजीसी नेट की बात करो या DSSB की बात करो, आप यूजीसी नेट में आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस आपको 50+ क्वेश्चन देखो तो थिंकर्स, उनकी थियरीज और उनके बुक से रिलेटेड ही आता है। यही इसी को तो एनालिसिस कहते हैं ना। इसी तरह से एनालिसिस होना चाहिए एग्जाम का कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न चल रहा है। ओके, तो पैटर्न में हाल फिलहाल जितने भी एग्जाम हो रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, या तो वो आपका सेट हो जाए स्टेट के लिए, या यूजीसी नेट की एग्जाम हो जाए, PhD एंट्रेंस हो, MA एंट्रेंस हो, उसमें जो है बुक्स, थिंकर्स के बुक्स और उनकी इंपॉर्टेंट थियरीज के ऊपर ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन DSSB की अगर हम बात करें, 200 में से जो है वो अराउंड 60 to 70 क्वेश्चंस बुक से रिलेटेड ही होते हैं। इसलिए सबके बुक्स याद रखना, नोट करना, और इसकी एक ट्रिक है याद रखने की जो कि मैं आपको आज बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो किसने लिखी थी ये बुक? ये बुक लिखी गई थी मैनकर ओल्सन द्वारा, ठीक है। मैनकर ओल्सन द्वारा ये लिखी गई फेमस बुक है, स्टैगफ्लेशन एंड सोशल आइडेंटिटीज। 1982 में ये बुक लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द बुक होमो हिरेशियस ऑन द इंडियन कास्ट सिस्टम हैज बीन रिटन बाय। देखिए इंडियन कास्ट सिस्टम के ऊपर लिखा गया है ये, ठीक है। होमो हिरेशियस, ठीक है, क्या होता है ये स्पीसीज है ह्यूमंस के, होमो सैपियंस, होमो हिरेशियस, उसी से रिलेटेड इंडियन कास्ट सिस्टम के ऊपर किसने फेमस बुक लिखी है। और देखिए यहाँ पे अगर कोई भी एक इंडियन नाम होता तो हम उसे ही सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि इंडियन कास्ट सिस्टम के बारे में इंडियन लोगों से ज्यादा कौन ही बुक लिखेगा। तो ऐसी बात नहीं है। देखिए लुइस ड्यूमॉन्ट ने ये बुक लिखी गई थी, ठीक है। इंडियन कास्ट सिस्टम के ऊपर इस ये बुक थी, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। बहुत कम ऐसे थिंकर्स है, वेस्टर्न थिंकर्स है, जिन्होंने इंडिया के रिलीजन कास्ट के ऊपर बुक्स लिखी है, ठीक है। तो गिने चुने जो है वो थिंकर्स है, उनके फेमस बुक्स है, तो इनके नाम जरूर याद रखना इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज नॉट रिलेटेड टू एनवायरमेंट। जितने भी मूवमेंट हुए हैं यहाँ पे ये सारे एनवायरमेंट से रिलेटेड ही मूवमेंट है, लेकिन एक ऐसा मूवमेंट है, ऐसा आंदोलन है जो कि एनवायरमेंट के लिए नहीं हुआ गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चिपको आंदोलन की। चिपको आंदोलन ये एनवायरमेंट मूवमेंट था, कहाँ पे हुआ था ये, ठीक है, उत्तराखंड में हुआ था ये। और किसके द्वारा शुरुआत की गई थी इसकी? सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। चिपको आंदोलन किस चीज से रिलेटेड है? फॉरेस्ट कटिंग का काम कर रही थी गवर्नमेंट, तो जो लोग हैं उत्तराखंड के, उन्होंने ट्री को जाके हग किया, ठीक है, हग किया, और उन्होंने कहा कि हम ट्रीज को काटने नहीं देंगे। बहुत ही फेमस और ब्यूटीफुल मोमेंट था वो, ठीक है। आप सभी को उसके बारे में पता होना चाहिए। मैं आपको ईयर बताता हूं, 1973 में जो है चिपको आंदोलन हुआ था उत्तराखंड में। अगेन याद रखना, सुंदरलाल बहुगुणा रिलेट करते हैं चिपको मूवमेंट से, ठीक है। सोशल मूवमेंट हमको पढ़ना नेसेसरी है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और DSSB में तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आप देखो 2021 में तो सोशल मूवमेंट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए जिस तरह से चिपको मूवमेंट हुआ था उत्तराखंड में, सिमिलरली कर्नाटक में एक मूवमेंट हुआ था ट्रीज को बचाने के लिए, फॉरेस्ट को बचाने के लिए, जिसको कहा जाता है अप्पिको मूवमेंट, ठीक है। कहां पे हुआ था ये?
कर्नाटका में हुआ था, ठीक है, याद रखना है हमें कौन से स्टेट में हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं सेव नर्मदा। देखिए सेव नर्मदा आंदोलन और मेधा पाटकर, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है मेधा पाटकर, जिन्होंने शुरुआत की थी सेव नर्मदा मूवमेंट की, ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन भी इसको कहा जाता है। और ये क्यों स्टार्ट किया, ये कहाँ पे स्टार्ट किया गया था, सरदार सरोवर जो डैम बन रहा था, ठीक है, सरदार सरोवर डैम की हाइट बहुत ज्यादा इंक्रीज की जा रही थी गवर्नमेंट द्वारा। तो मेधा पाटकर ने कहा था कि ये हजार्डियस है, जो आसपास के गांव है, अगर डैम में कोई भी गलती हो जाती है, डैम टूट जाता है, तो आसपास के बहुत सारे गांव जो है वो तहस नहस हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए सेव नर्मदा आंदोलन स्टार्ट किया गया था। याद रखना किस चीज के लिए, सरदार सरोवर डैम के अगेंस्ट ये आंदोलन था, ठीक है। तो ये भी एक एनवायरमेंट प्रोटेक्शन आंदोलन था। कब किया गया था, ठीक है, सेव नर्मदा आंदोलन 1985 में स्टार्ट किया गया था, सेव नर्मदा आंदोलन, ठीक है। और हमारी जो अपिको मूवमेंट है वो स्टार्ट की थी 1983 में, 1983 में। अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी एग्जाम में पूछा जाता है तो देखिए डेट्स याद रखना जरूर, ठीक है। जो अबॉलिशनिस्ट मूवमेंट है ये एनवायरमेंटल मूवमेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको नॉट पूछा है, तो ऑप्शन बी हियर, ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखना है ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये एनवायरमेंट मूवमेंट नहीं है, हमको नॉट पूछा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द स्कॉलर मेल्विन डी फ्लोर एंड सैंड्रा रोश गिव विच ऑफ द फॉलोइंग थियरीज, कौन सी थियरी दी थी इन्होंने, ठीक है, एक फेमस थियरी दी थी 1982 में, इनकी थियरी आई थी मीडिया सिस्टम डिपेंडेंसी थियरी, ठीक है। मीडिया सिस्टम डिपेंडेंसी थियरी कब आई थी, 1982 में ये थियरी दी गई थी मेल्विन डी फ्लोर और सैंड्रा रोश के द्वारा। किस चीज से रिलेटेड थी, देखिए यहाँ पे इसे ही थियरी ऑफ मास कम्युनिकेशन भी कहा जाता है, ठीक है। थियरी ऑफ मास कम्युनिकेशन की क्या रोल होता है, मास कम्युनिकेशन का कितने हम डिपेंड होते हैं मीडिया से या मीडिया के सिस्टम से, उसके ऊपर ये फेमस बुक लिखी थी। नाम याद रखना, मेल्विन डी फ्लोर सैंड्रा रोज की फेमस बुक मीडिया सिस्टम डिपेंडेंसी थियरी, इसी 1983 में लिखी गई थी। और इसी को क्या कहते हैं, थियरी ऑफ मास कम्युनिकेशन भी इसे कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट इंडियाज इनिशियल फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स तिब्बत, ठीक है, तिब्बत, तिब्बत जिसे हम कहते हैं हिंदी में तिब्बत, है ना, कहाँ पे है ये, ठीक है, इंडिया की बाउंड्री से लगा हुआ है, चाइना ऑक्युपाइड कंट्री है ये तिब्बत, ठीक है। टेबल लैंड भी कहा जाता है इसे, जोग्राफिकल वर्ल्ड का टेबल लैंड इसे कहा जाता है, द रूफ ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। और अगर जोग्राफिकल इसकी और एक बात बताऊं खासियत, तो तिब्बत को कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है, जैसे हमारे लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है ना, वैसा तिब्बत को भी कोल्ड डेजर्ट जो है वो कहा जाता है। और रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड इस नाम से भी तिब्बत जो है वो फेमस है, याद होनी चाहिए क्यों फेमस है तिब्बत, ठीक है। और इंडिया की बाउंड्री से लगा हुआ है। देखते हैं स्टेटमेंट क्या दिए है, इन कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी ऑफ इंडिया चाइना फ्रेंडशिप पॉलिसी, ठीक है, जो पंचशील एग्रीमेंट आया था हमारा, ठीक है, उसके पहले ये ट्रीटी साइन हुई थी बिटवीन इंडिया और चाइना, ठीक है। तो इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है, तिब्बत के दलाई लामा। आपको नेक्स्ट और एक क्वेश्चन आने वाला है इसी से रिलेटेड, तिब्बत से रिलेटेड, तब आपको डिटेल में बताऊंगा। चलिए एग्रीमेंट साइन हुआ था, यस ये दिस इज टोटली करेक्ट, तिब्बत को लेकर एग्रीमेंट साइन हुआ था। चाइना ने पजेस कर लिया था तिब्बत को, और चाइनीज गवर्नमेंट का कहना था कि इंडिया जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगा तिब्बत की पॉलिटिकल या सोशल लाइफ में। चलिए 1954 में व्हेन इंडिया साइन एन एग्रीमेंट फॉर ट्रेड विद तिब्बतियन टेरिटरी ऑफ चाइना, नेहरू एक्सेप्टेड चाइनाज ऑक्यूपेशन ऑफ तिब्बत एंड द चाइनीज द क्लेम वाज एक्सेप्टेड, यस 1954 में, ठीक है, एग्रीमेंट हुआ था जो उसमें जो है वो चाइना की टेरिटरी घोषित कर दिया था चाइना ने तिब्बत को, और इस चीज को जवाहरलाल नेहरू ने एक्सेप्ट भी कर लिया था। तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। थर्ड देखते हैं, टू प्लेकेट द चाइनीज नेहरू साइंड द पंचशील एग्रीमेंट विथ चाउ एन लाई 1956। कौन है चाउ एन लाई, ये थे प्रेसिडेंट चाइना के, इंडिया सॉरी नेहरू और चाओ के बीच में 1956 में पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसमें कहा गया था 5 पॉइंट दिए गए थे, इसलिए इसको पंचशील कहा जाता है। जिसमें कहा था इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी, नॉन एग्रेशन, इंटरनल मैटर में हम एक दूसरे के मैटर्स में
इंटरफेयर नहीं करेंगे, नोज नहीं पोक करेंगे। लेकिन इस एग्रीमेंट को चाइना पूरी तरह से भूल गया है और आज भी वो चाहता है कि अरुणाचल प्रदेश हम उनको दे दे, लद्दाख उनको दे दे, धीरे धीरे बोलेंगे कश्मीर और दिल्ली भी हमको दे दो, ठीक है। लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है, ठीक है। अब उनके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। अगर वो पावरफुल कंट्री है तो इंडिया भी कम नहीं है और इंडिया ने ये बहुत बार प्रूव भी कर दिया है। अभी जो पैंगोंग में झड़प हुई थी इंडियन और चाइनीज आर्मी के बीच में, तभी भी हमने उनको एक बहुत ही अच्छा सबक सिखा दिया है। देखिए तीनों भी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन ए हियर विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज शिमला पैक्ट साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, किसके बीच में साइन हुआ था? दो नाम याद रखने हैं। इंडिया की पीएम थी मिसिस इंदिरा गांधी जी, ठीक है, इंदिरा गांधी जी इंडिया की पीएम थी और पाकिस्तान की पीएम जो थे वो थे जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है, जुल्फिकार अली भुट्टो। इन दोनों के बीच में जो है ये ट्रीटी साइन हुआ था। कब ट्रीटी साइन हुआ था? ये 1972 में साइन हुआ था, ठीक है। और किस चीज के लिए साइन हुआ था? 1971 में जो बांग्लादेश मुक्ति संग्राम हुआ था, इंडिया ने मदद की थी बांग्लादेश को, ठीक है। किस चीज के लिए मदद की थी हमने बांग्लादेश को? इंडिपेंडेंस के लिए। उसे ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था और इंडिया ने जो है बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट कंट्री बना दिया था। पाकिस्तान को वहां से खदेड़ दिया था हमने, ठीक है, बेसिकली। उसके बाद एक ट्रीटी साइन हुई थी, किसके बीच में साइन हुई थी? इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकार अली भुट्टो। उसे कहा जाता है शिमला एग्रीमेंट, 1972 में हुआ था, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1971 भी ऑप्शन में कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन हमें याद रखना है कि 1971 में वॉर हुआ था, उसके बाद जो है वो एक साल बाद 1972 में जो है वो ट्रीटी या एग्रीमेंट साइन हुआ था इन दोनों के बीच में। चलिए, आपने एक मूवी देखी होगी बॉर्डर, ठीक है, सनी देओल का बॉर्डर मूवी जो है ना, वो लोंगे वाला पोस्ट उसमें दिखाया था कि लोंगे वाला पोस्ट में उनको पोस्ट किया जाता है बॉर्डर मूवी में, तो वो इसी इंसिडेंट से लिया गया है, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान का जो वॉर चल रहा था बांग्लादेश मुक्ति संग्राम को लेकर, तो राजस्थान की बाउंड्री जहां पे एक लोंगे वाला नाम से पोस्ट है इंडिया का, ठीक है, मिलिट्री चेक पॉइंट है, वहां से एंट्री करने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान इंडिया में, ठीक है। उनको लग रहा था कि इंडिया तो बांग्लादेश को बचाने में बिजी है, तो हम जो है इंडिया के ऊपर इस साइड से, वेस्ट साइड से हमला करके देखते हैं। लेकिन हमने जैसे बॉर्डर मूवी में देखा था किस तरह से सनी देओल ने सबको मारा था, हमारी आर्मी ने भी मारा था, तो ये रियल लाइफ सिचुएशन था, ठीक है, रियल वॉर था, वो वॉर से लिया गया था। तो अगर आपको बॉर्डर मूवी पसंद आई है तो आपको इमेजिन करना होगा कि उस वक्त कितना प्राउड फील किया होगा हमारे इंडियन आर्मी ने, अगर मूवी देख के हमने प्राउड किया है तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट और क्राइसिस दिए हैं और उनके साथ उनके ईयर दिए हैं। हमको पता करना है कि कौन सा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मैच नहीं करता है। देखिए, लेबनीज कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 1958 में, यस टोटली करेक्ट। सुएज कैनल क्राइसिस, अभी कुछ एक दो मंथ पहले सुएज कैनल में एक बोट फंस गई थी, शायद आपने तब सुएज कैनल का नाम सुना होगा, ठीक है। रेड सी के नाम से भी उसे जाना जाता है, रेड सी, ठीक है। मेडिटेरियन सी और हमारा जो है हिंद महासागर या आप बोल सकते हो अरेबियन सागर को कनेक्ट करता है सुएज कैनल, और सुएज कैनल जहां से जिस सी से बहता है उसे रेड सी भी कहा जाता है। और ये क्राइसिस हुआ था 1956 में, ये टोटली करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट 1965, यस इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 1965 में, विच इज टोटली करेक्ट। अब देखते हैं कॉन्गोलीज कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। कॉन्गोलीज यानी कि एक अफ्रीकन कंट्री है, वहां पे राजनीतिक उथल पुथल हो गई थी, ठीक है। राजनीतिक उथल पुथल यानी कि कोई एक पीएम बन रहा था या प्रेसिडेंट बन रहा था, उसको हटा के कोई दूसरा बन रहा था, बहुत ही बड़ा एक क्राइसिस और कॉन्फ्लिक्ट लाइक सिचुएशन हो गया था। पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट था एक्चुअली वो, ठीक है, क्योंकि राजनीतिक उथल पुथल का मतलब होता है पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। लेकिन ये कब हुआ था? 1965 में हुआ था, 1965 में हुआ था। यहाँ पे 68 दिया है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? नॉट पूछा है तो डी विल बी योर करेक्ट आंसर। देखिए नॉट पूछा है तो ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। ठीक है, याद रखना, रॉन्ग विथ रिगार्ड टू द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन।
आत्मनिर्णय, ठीक है, इससे रिलेट कर रहा है क्वेश्चन। कौन सी चीज जो है वो रॉन्ग है कंसेप्ट सेल्फ डिटर्मिनेशन का? इट इज क्लियर दैट दिस कंसेप्ट इज along with the concept of nationalism, yes, played an important role in the process of ending colonialism, yes, सेल्फ डिटर्मिनेशन, आत्मनिर्णय की अवधारणा जो है, या आप इससे कह सकते हो सेल्फ डिटर्मिनेशन, आत्मनिर्भर बनना है ना, हम बोलते हैं ना, सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी कि अपना कॉलोनियलिज्म, यानी कि जो कॉलोनी इंपेरियलिज्म कर रही थी हमारे ऊपर, इंडिया को कॉलोनी बनाया था, तो उसको हटाने के लिए भी सेल्फ डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी था, है ना। पेट्रियटिज्म होना जरूरी है, नेशनलिज्म होना जरूरी है। रॉन्ग पूछा है लेकिन ये तो करेक्ट है ना, ये हो नहीं सकता। नेक्स्ट देखते हैं, द इंडिपेंडेंस ऑफ द कॉलोनीज मार्क्स द एंड ऑफ द रोल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। नो, हाउ कैन इट बी ट्रू? क्योंकि अगर कॉलोनीज इंडिपेंडेंट भी हो गई फिर भी तो हमारे सामने बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जिसके लिए हमें सेल्फ डिटर्मिनेशन रखना बहुत जरूरी होता है। तो कॉलोनिज्म एंड होने से जो है वो सेल्फ डिटर्मिनेशन का प्रिंसिपल एंड नहीं होता है। रॉन्ग पूछा है और यही रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि सिंपल सी बात है, देखिए सेल्फ डिटर्मिनेशन अगर आत्मनिर्णय आज के टाइम में किसी में होता नहीं, ठीक है। आज के टाइम में वैसे देखा जाए, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो बहुत कम हो चुका है ना सेल्फ डिटर्मिनेशन। अब लोग उतना सोचते नहीं है। जिस तरह से हमने अंग्रेजों को भगाने के लिए स्ट्रगल किया है, आज अगर गवर्नमेंट कोई गलत काम करती है तो हम उतने ज्यादा मोटिवेटेड नहीं होते हैं, हम खुद को इन्वॉल्व नहीं करते हैं उस प्रोसेस में, कि या गवर्नमेंट को समझाने की कोशिश नहीं करते हैं, है ना। सब अपनी लाइफ में हंसी खुशी मजे कर रहे हैं, खुश है, सबको सैलरी मिल रही है, अदरवाइज कोई स्टडी कर रहा है, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो सेल्फ डिटर्मिनेशन देखा जाए तो कम हो रहा है धीरे धीरे, जिसको बढ़ाने का काम अगेन किसका है? पॉलिटिकल साइंस स्कॉलर्स का है, ये लोगों को अवेयर करने का, ठीक है। जो लोग बोलते हैं कि पॉलिटिकल साइंस एक आर्ट का सब्जेक्ट है और आर्ट का इंपॉर्टेंस कुछ भी नहीं है, तो उनको एक चीज जरूर बताना कि आज जो इंडिया का सिस्टम चल रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्कॉलर्स के वजह से ही सीख रहा है। चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो या रेगुलर लोकल गवर्नमेंट पॉलिसी हो, हमारी ग्राम पंचायत से लेके तो पार्लियामेंट तक, हर जगह पे, सोसाइटी में, इवन अपने फैमिली में भी, आप जहां पे जॉब करते हो वहां पे भी पॉलिटिक्स होता है। उसे समझना, उसे डिफाइन करना और लोगों को समझाना, ये पॉलिटिकल साइंस के एस्पिरेंट का और स्कॉलर्स का काम है। तो कोई भी आपको अगर बोले कि तुम भैया आर्ट पढ़ते हो, तो उसको ये ज्ञान जरूर दे देना ताकि वो आपको कम ना समझे, ठीक है। अक्सर इंजीनियर्स के साथ जब भी बहस हो जाती है ना, मेरी भी हुई है, सभी की होती है, कभी ना कभी लाइफ में। अगर आपके इंजीनियर दोस्त हो तो एक बार बहस जरूर होगी कि भाई आर्ट्स वाले स्टूडेंट का कंट्रीब्यूशन क्या है सोसाइटी में। वो कहते हैं कि हम इंजीनियर्स हैं, हम चीजें इन्वेंट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ठीक है, डेवलप करने में मदद करते हैं इंडिया को। तो उनको ये चीज याद दिखाना कि तुम चाहे जितना भी मेटेरियलिस्टिक चीजें डेवलप कर लो, इन्वेंट कर लो, ठीक है, उसका इंप्लीमेंटेशन करने का काम जो है वो पॉलिटिक्स के थ्रू ही जाता है। और हर एक चीज में पॉलिटिक्स है, इवन इन आवर फैमिली पॉलिटिक्स होता है, ठीक है। तो कभी भी अपने आप को या अपने जो फील्ड हमने चुनी है, जो हमारा सब्जेक्ट है, उसको कभी कम नहीं समझना, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस इज मास्टर ऑफ ऑल साइंसेस। किसने कहा था ये? एरिस्टोटल ने कहा था। क्यों कहा था? इतना होशियार आदमी था वो, कुछ तो सोचा होगा ना उसने, है ना, इसलिए तो मास्टर ऑफ ऑल साइंसेस कहा था उसने पॉलिटिकल साइंस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ट्रीटी? ठीक है, एक ट्रीटी साइन हुई थी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के लिए, ठीक है। बहुत सारी ट्रीटी साइन हुई है। कॉम्प्रिहेंसिव बैन ट्रीटी एक था, जहां पे हमने कहा था कि हम क्या है, यूज जो है न्यूक्लियर वेपन बनाने का हम बैन कर देंगे, ठीक है, बनाएंगे नहीं हम। इसके पहले जो कंट्रीज थे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, उन्होंने कहा था कि भाई हमने बना लिया है वेपन, अब लेकिन कोई नहीं बनेगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शन कर सकता है। तो ये बैन लगाया था। इंडिया का रोल क्या था इसमें? इंडिया ने सीटीबीटी, इसको कहा जाता है सीटीबीटी, ठीक है। इंडिया ने ये ट्रीटी आज भी साइन नहीं की है। इंडिया ने कहा था, तभी भी कहा था, और दो ऑपरेशंस हमने किए थे, ठीक है, शक्ति 1 एंड शक्ति 2, स्माइलिंग बुद्धा और शक्ति 98, पोखरान के दो टेस्ट थे और उन दोनों के ये नाम थे। इंडिया ने सीटीबीटी साइन नहीं किया था और सक्सेसफुली जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट किया था। तो याद रखना इस चीज को, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर ट्रीटी। चलिए, कॉम्प्रिहेंसिव बैन ट्रीटी तो था, नॉट करेक्ट पूछा है। 1976 में न्यूक्लियर पीसफुल एक्सप्लोजन ट्रीटी साइन हुआ था, यस ये भी हुआ था।
कि हम ऐसी जगह पे टेस्ट करेंगे जहां पे किसी को हार्म ना हो। 1972 थ्रेशोल्ड बैन ट्रीटी, ये जो है ये इंटरनेशनल ट्रीटी तो है, लेकिन ये किसके बीच में साइन हुई थी? बैलिस्टिक मिसाइल्स को ना यूज करने के लिए साइन हुई थी। ये साइन हुई थी यूएसए और यूएसएसआर, यानी कि यूनियन सोवरिन सोवियत रिपब्लिक, 1990 के पहले वाला रशिया, इनके बीच में साइन हुआ था। तो ये न्यूक्लियर एग्रीमेंट नहीं था, न्यूक्लियर एक्विजिशन ट्रीटी नहीं था। तो ऑप्शन सी हियर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि नॉट पूछा है हमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच अबाउट द ईयर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? ठीक है, अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दिया है, साथ में उनके इस्टेब्लिशमेंट के ईयर दिए हैं। हमें यहां से पूछना है, देखना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। और अगर हम पहला ही देखें, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन इकोनॉमिक सोशो कल्चर एंड राइट्स, ये 1956 में नहीं, 1966 में इंटरनेशनल ये जो है वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी, बनी थी। यहाँ पे नॉट करेक्टली मैच पूछा है, तो ऑप्शन ए ही आपको करेक्ट मिल रहा है। ठीक है, बाकी ह्यूमन राइट 1948 में आया था। आपको मुझे ये बताना है कि इंडिया में ह्यूमन राइट कमीशन कब इस्टेब्लिश हुआ था, उसका ईयर मुझे कमेंट में बताइए आप। इंडियन ह्यूमन राइट कमीशन कब फॉर्म किया गया था, ईयर मुझे बताइए। ठीक है, कमेंट्स में अगर आप देख रहे हो वीडियो तो। सी भी करेक्ट है, देखिए पॉलिटिकल राइट। और यूनाइटेड नेशन जो है हमारा यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 1945 में बना था, ये भी करेक्ट है। नॉट पूछा है तो ऑप्शन ए हियर विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। हु वंस सेड अबाउट चाइना, इट इज अ स्लीपिंग जायंट, लेट इट स्लीप बिकॉज इफ इट वेक अप इट विल शेक द वर्ल्ड। ठीक है, चाइना को एक सोता हुआ जायंट कहा गया था, और कहा गया था कि अगर ये उठ गया, नींद से अपनी जाग गया, तो सारी दुनिया को ये हिला के रख देगा। और ये स्टेटमेंट किसका था? फ्रांस के नपोलियन बोनापार्ट का। ठीक है, नपोलियन ने ये स्टेटमेंट दिया था। नपोलियन ने कहा था चाइना इज अ जायंट हु स्लीपिंग। लेकिन अगर नपोलियन आज जिंदा होता ना, तो वो इंडिया को कहता कि इंडिया इज अ जायंट स्लीपिंग। इंडिया बहुत पीसफुल कंट्री है, उसको छेड़ने की कोशिश मत करो। अगर नेपोलियन आज होता तो यही इंडिया के बारे में बोलता। ठीक है, क्योंकि आज इंडिया उस बुलंदी पे खड़ा है ना, जहां से कोई भी कंट्री हमारे साथ पंगा नहीं ले सकती। चलिए, द बुक ट्रांसनेशनल रिलेशन एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स हैज रिटन बाय, किसने लिखा था? ये अमेरिकन स्कॉलर थे। पहले तो ये पता होना चाहिए कौन से स्कॉलर थे। अमेरिकन स्कॉलर थे ये, जिनका नाम था रॉबर्ट ओ कोएन। ठीक है, रॉबर्ट ओ कोएन की ये फेमस बुक है। लेकिन और भी बहुत सारे फेमस बुक है, जैसे कि पावर एंड इंटरडिपेंडेंस, ये बहुत फेमस बुक है इनकी, पावर एंड इंटरडिपेंडेंस, वर्ल्ड पॉलिटिक्स। और उसके बाद में इनकी एक फेमस बुक आई थी जिसका नाम था आफ्टर हिजमनी। ठीक है, आफ्टर हिजमनी, आफ्टर हिजमनी याद रखना है आपको। ठीक है, बुक्स के नाम याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। रॉबर्ट ओ कोएन एक फेमस अमेरिकन पॉलिटिकल फिलोसोफर है, इनके ऊपर तो जरूर क्वेश्चन पूछेंगे दोबारा भी। तो बाकी बुक्स भी पता होना चाहिए। एक बुक का नाम आपको पता चल गया, दो इंपॉर्टेंट बुक्स के नाम मैंने बता दिए। ठीक है, तो तीन इंपॉर्टेंट बुक्स के नाम आपके पास अब हो गए हैं, रॉबर्ट ओ कोएन द्वारा लिखी गई किताबों के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following is not true about the nuclear proliferation treaty? ठीक है, NPT इस ट्रीटी को कहा जाता है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर इज पूछा इज नॉट ट्रू, इस ट्रीटी के बारे में क्या सच नहीं दिया है यहाँ पे। चलिए देखते हैं। इट कमिट्स नॉन वेपन स्टेट टू इंस्पेक्ट देयर होल्डिंग ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल। यस, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, लेकिन हमको नॉट ट्रू यानी कि गलत देखना है यहाँ पे कौन सा है। ये तो करेक्ट है। NPT was the second step to the creation of effective international regime designed to prevent the nuclear weapon after ABM treaty। ABM क्या होता है? एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, जो कि साइन की गई थी 1972 में। और ये भी ट्रीटी किसके बीच में साइन हुई थी? ये न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी नहीं थी। ठीक है, ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी थी, जो कि साइन हुई थी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हियर यहाँ पे करेक्ट नहीं है, क्योंकि नॉट पूछा है।
तो बी ही करेक्ट रहेगा, ठीक है। करेक्ट नहीं है और करेक्ट है, ये चीज याद रखना, क्योंकि यहाँ पे नॉट ट्रू और ट्रू जब दिखाई देगा उस हिसाब से ही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल, ठीक है। अब ये इतना सस्ता सवाल है, हर एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को ये आता है, मैं इसका आंसर नहीं देने वाला हूँ, ठीक है। मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, कमेंट में बताइए, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस इज द मास्टर ऑफ ऑल साइंसेस किसने कहा था, और मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल किसने कहा था? ऑप्शन में बताइए, ये आंसर मैं नहीं दूंगा, ये बहुत ही सस्ता और इजी वाला क्वेश्चन है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्टिविटीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन द फील्ड ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, ठीक है। आत्मनिर्णय से रिलेटेड जो है वो नहीं है यूनाइटेड नेशन का फील्ड, कौन सा वाला यहाँ पे पूछा गया है, देखिए। रेसलर इक्वेलिटी इन साउथ अफ्रीका एंड रोडेशिया, यस ये सही है, क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा है, लेकिन ये तो सही है ना। यूनाइटेड नेशन का सेल्फ डिटर्मिनेशन का एक एक्टिविटी है। ट्रस्टीशिप सिस्टम जो है वो भी है। देखिए, ट्रस्टीशिप सिस्टम आपको और कहाँ पे दिखाई देगा? गांधी जी के थॉट्स में, ठीक है। ट्रस्टीशिप गांधी जी के थॉट में भी दिखाई देता है, ठीक है। प्लीज पार्डन मी, मुझे माउस से अच्छे से लिखते नहीं आता है, प्रैक्टिस नहीं है, तो आप प्लीज समझ लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए थोड़ा, ठीक है। चलिए, डीकोलोनाइजेशन, यस ये भी यूनाइटेड नेशन का सेल्फ डिटर्मिनेशन एक्टिविटी है एक तरह का, लेकिन द मिलिट्री एक्शन लिबरेशन ऑफ गोवा फ्रॉम पोर्तुगीज रूल, हमको पता था, हमको पता है, अगर हमने हिस्ट्री पढ़ा है तो 1947 में अंग्रेज तो चले गए थे, फ्रेंच भी चले गए थे, लेकिन पोर्तुगीज जो है, पुर्तगाली लोग गोवा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। आज भी अगर आप गोवा में जाते हो तो आपको बहुत सारे पुर्तगीज लोग दिखेंगे, जो कि आज गोवा के रेसिडेंट है, लोकल रेसिडेंट है, खुद को इंडियन कहलवाते हैं, ठीक है, सिटीजनशिप ले लिया है उन्होंने। लेकिन आपको आज भी गोवा में पुर्तगीज इन्फ्लुएंस दिखेगा बहुत ज्यादा, घरों के स्टाइल में, लैंग्वेज में, ठीक है। गोवा के कल्चर में बहुत ज्यादा पुर्तगीज इन्फ्लुएंस है। जैसे कि पुदुचेरी, तमिलनाडु के पास जो पुदुचेरी हमारा यूनियन टेरिटरी है हमारा, वहां पे आपको फ्रेंच लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा दिखेंगे। इवन पुदुचेरी की ऑफिशियल लैंग्वेज तमिल के साथ साथ फ्रेंच भी है, ठीक है। और फ्रेंच के बहुत सारे लोग आज भी पुदुचेरी विजिट करते हैं। तो ये जो है मिलिट्री एक्शन गोवा का, ये तो टोटली इंडिया का था, ठीक है। इसमें यूनाइटेड नेशंस का कोई रोल नहीं था। यह एक्शन कब शुरुआत हुआ था? 1961 में। देखिए कब तक, 1947 में अंग्रेज तो भाग गए, लेकिन 1961 तक पोर्तुगीज छोड़ने को तैयार नहीं थे। तो फिर गोवा मुक्ति संग्राम हुआ था, जिसे लिबरेशन ऑफ गोवा भी कहा जाता है, गोवा मुक्ति संग्राम। इनमें से एक फेमस नाम मैं अगर आपको बताऊं तो श्रॉफ, एक श्रॉफ करके हमारे एक लीडर थे, महाराष्ट्रियन लीडर थे, उन्होंने इस प्रोटेस्ट को लीड किया था, इस मूवमेंट को, ठीक है। तो ऑप्शन डी नॉट पूछा है, ये इंडिया का काम था, एक्टिविटी था, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन का कोई भी रोल नहीं था। चलिए, गोवा मुक्ति संग्राम को ही जाना जाता है ऑपरेशन विजय के नाम से, ठीक है। ऑपरेशन विजय, गोवा मुक्ति संग्राम को ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना था, 1961 में ये हुआ था। सारी बातों को याद रखना है आपको, ठीक है। 36 घंटों तक ये चला था वॉर, इंडिया और पुर्तगाली आर्मी के बीच में, इंडियन आर्मी और पुर्तगीज आर्मी के बीच में। 36 घंटों के बाद हमने जो है गोवा को जीत लिया था और पुर्तगीज को या पुर्तगाली लोगों को भगा दिया था। सारी चीजें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पता नेक्स्ट एग्जाम में वो पूछ ले। इसलिए जब भी मैं आपको पॉइंट्स बताता हूं तो सिर्फ देखिए मत, सुनिए मत, उसे नोट कर लीजिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये जरूर काम में आएंगे, ठीक है। दैट आई कैन अश्योर यू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। इंटरनेशनल रिलेशंस आर सेड टू बी व्यूड नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ नेशन स्टेट बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। ये कौन सी चीज है, ये कौन किसके वजह से होता है ये, ठीक है। सिक्योरिटी ऑफ द इंडिविजुअल किसका काम है? ह्यूमन राइट का काम है ना, ह्यूमन राइट का। ऑप्शन सी हियर विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बेनिफिट, ठीक है, ह्यूमन राइट्स दो जगह पे दिया है, लेकिन ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। आइदर यहाँ पे कोई मिस्टेक हो चुकी है मुझसे, यहाँ पे कोई और ऑप्शन होगा, लेकिन ह्यूमन राइट्स इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफेंसिव अलायंस फॉर्म बाय द कैपिटलिस्ट और अ फ्री मार्केट नेशन आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। क्या ये कैपिटलिस्ट लोगों का अलायंस, ठीक है। यहाँ पे पूछा है नॉट, ठीक है, नॉट पूछा है, कौन सा नहीं है उनका अलायंस कैपिटलिस्ट लोगों का। कैपिटलिस्ट कौन होते हैं? लेजिस फेयर, फ्री मार्केट इकोनॉमी में बिलीव करने वाले, ठीक है। उन्होंने एक ट्रीटी
अपने आप ही साइन किया था, एक अलायंस फॉर्म किया था इन लोगों ने, ठीक है। तो देखिए नॉट पूछा है यहाँ पे, सैंटो, सीटो और नाटो ये तीनों भी कैपिटलिस्ट फ्री मार्केट नेशन का जो है वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये ट्रीटी साइन हुई है। लेकिन जो वॉर सॉ ट्रीटी है ये किसके बीच में साइन हुई थी, ये 1955 में, ठीक है, 1955 में साइन हुई थी ये किसके बीच में, यूएसएसआर और यूरोपियन कंट्रीज के बीच में, ठीक है। 1955 में यूएसएसआर और यूरोपियन कंट्रीज के बीच में साइन हुआ था। यहाँ पे कैपिटलिस्ट या फ्री मार्केट इकोनॉमी का कोई रिलेशन नहीं है। नॉट पूछा है तो ऑप्शन ए हियर विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अपार्थाइड इज रिलेटेड टू विच कंट्री, मतलब क्या, रंग भेद, यही पे दिया देखिए। जिनको हिंदी में नहीं समझ में, क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहे, एक्सप्लेन तो मैं हिंदी में ही कर रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, और हिंदी में दिया भी है मैंने इसलिए, ठीक है, इसलिए स्लाइड्स और वीडियो लंबी बन रही है, तो आप हिंदी में पढ़िए, ठीक है, अगर आपको इंग्लिश से दिक्कत है तो। हालांकि होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप जिस चीज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आइदर आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या डी ट्रिपल एस बी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, मोस्टली डी ट्रिपल एस बी दिल्ली में या जितने भी पीजीटी के एग्जाम हो गए या यूजीसी नेट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो, आजकल स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम वाले ही है, ठीक है, सीबीएसई पैटर्न वाले स्टूडेंट है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है। आप उनको हर एक चीज वर्ड टू वर्ड हिंदी में नहीं एक्सप्लेन कर सकते, ठीक है, क्योंकि जैसे कि हमको पता है आजकल के स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, ठीक है, और वो इस चीज में बिलीव करते हैं कि सर को या मैडम को कोई अतरंगी सवाल पूछा जाए और अगर उनको उसका जवाब नहीं आया है तो स्टूडेंट के लिए आप एक क्या बन जाओगे, एंटरटेनमेंट बन जाओगे, फिर वो आपको रोज रोज छेड़ेंगे, ठीक है। और ये प्रैक्टिकल चीज है, ठीक है, ये होने ही वाला है सभी के साथ। अगर आपका अपने लैंग्वेज पे कमांड नहीं है, अपने सब्जेक्ट पे कमांड नहीं है, तो लोग आपकी हंसी जरूर उड़ाने वाले हैं। और स्टूडेंट का तो ये काम ही होता है, कॉलेज लाइफ में सभी लोग मजा लेते हैं टीचर्स की, प्रोफेसर की, आपके साथ भी ये होने वाला है, इसलिए आपको प्रिपेयर रहना है। हिंदी और इंग्लिश के डिबेट में मत पढ़ो, जितना हमारा सब्जेक्ट का इंग्लिश है पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड उतना ही इंग्लिश हमको पढ़ना है, ठीक है, कोई ग्रामर नाजी नहीं बनना है हमें, बहुत ज्यादा अंग्रेजी नहीं झाड़नी है, लेकिन जितना हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड कंसेप्ट है एटलीस्ट आप उसको प्रॉपरली डिफाइन कर पाओ इंग्लिश में, उतना ही इंग्लिश आपको आना बहुत ही जरूरी है। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट के सामने आपका इंप्रेशन बुरा ना पड़े, ठीक है, वो आपको आदर्श मानने चाहिए ना कि एंटरटेनमेंट, ठीक है। चलिए, तो ये जो रंग भेद का आंदोलन है कहाँ हुआ था, देखिए साउथ अफ्रीका में हुआ था ये, ठीक है, साउथ अफ्रीका में रंग भेद को लेकर ये आंदोलन हुआ था। और कब हुआ था ये, 1948 में हुआ था, ठीक है, 1948 में आंदोलन हुआ था। हमारे भी एक नेता है, भारत के पिता, फादर ऑफ नेशन जिसे हम कहते हैं गांधी जी, उन्होंने भी नाताल इंडियन कांग्रेस नाम की एक पार्टी स्टैब्लिश की थी, ठीक है, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। जब वो एज ए लॉयर काम करते थे तब 1894 में उन्होंने ये स्टार्ट किया था, क्या स्टार्ट किया था, नाताल इंडियन कांग्रेस, ठीक है। वहां पे भी रंग भेद के ऊपर उन्होंने बहुत सारी बातें की थी, क्योंकि उनके साथ भी एक इंसिडेंट हुआ था रंग भेद वाला। अगर आपको पता है नहीं तो मैं बता दूं, शॉर्ट में स्टोरी ये थी कि गांधी जी ने टायर 1 यानी कि फर्स्ट क्लास का ट्रेन का टिकट लिया था, लेकिन वो काले थे, इसलिए अंग्रेजों ने जो है, जिस तरह से इंडिया के ऊपर इंडिया जो है वो अंग्रेजों की कॉलोनी थी, उस तरह से अफ्रीका भी अंग्रेजों के अंडर ही था। तो उन्होंने क्या किया था, रंग भेद की वजह से गांधी जी को वहां से उठा दिया था। उन्होंने कहा था कि तुम यहाँ बैठ नहीं सकते हो, तुम डिजर्व नहीं करते हो फर्स्ट क्लास में बैठना, जाके थर्ड क्लास में बैठो जहां पे सारे कॉमन लोग बैठते हैं, ठीक है। तो उसी वजह से उन्होंने क्या किया था, नाटाल कांग्रेस, मतलब एक तरह से उन्होंने इंस्पायर हो गए थे, वो रंग भेद के खिलाफ लड़ रहे थे साउथ अफ्रीका में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना, ठीक है। इसके फाउंडर कौन थे, सबको पता है, चाइनीज पॉलिटिकल फिलोसोफर माओ जेडोंग, ठीक है। कौन थे ये, एक मार्क्सिस्ट थे, एक कम्युनिस्ट थे, चाइना को कम्युनिस्ट बनाने में इनका ही रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये जो है पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना, ये भी स्टार्ट किसने की थी, माओ जेडोंग ने और जू डे ने स्टार्ट की थी, ठीक है। ये चीज याद रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे पूछा गया है, 3 स्टेटमेंट दिए हैं, द पीपल्स लिबरेशन आर्मी was formed in the year 1927, it is a correct, it was named
द पीपल्स लिबरेशन आर्मी आफ्टर जापानीज इन्वेडेड इन चाइना 1937 में, ये भी करेक्ट है, जापानीज के अगेंस्ट आया था। जिस तरह से हमारे ऊपर अंग्रेजों ने रूल किया था, उस तरह से अंग्रेजों ने और जापानीज ने दोनों ने भी चाइना पे टर्म टू टर्म रूल किया हुआ है, ठीक है। और जापानीज को भगाने के लिए ही ये लिबरेशन आर्मी बनाई थी माओ जेडोंग ने, ठीक है। तो ऑप्शन, और ये तो मैं आपको बता ही दिया कि इन दोनों ने ये पार्टी बनाई है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हियर विल सी हियर विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि तीनों भी स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए, द टर्म रिफ्यूजी हैज बीन नेशनल कन्वेंशन ऑन 1951 अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द पर्सन विल बी कॉल्ड रिफ्यूजी। किसको रिफ्यूजी कहोगे आप, ठीक है, किसको रिफ्यूजी कहा जाता है? बिफोर जनवरी 1951 दे वेयर इंसिडेंट इन यूरोप, क्या इनको कहा जाता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वॉज आउटसाइड इट्स कंट्रीज ऑफ ओरिजिन द कंट्री ऑफ विच इट इज नेस, यस, जो अपने कंट्री से बाहर थे और दूसरी कंट्री में आ रहे हैं, जिनका ओरिजिनल कंट्री अलग होता है, उनको रिफ्यूजी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, कुड नॉट गो बैक टू हिज नेटिव कंट्री ड्यू टू वेल एस्टेब्लिश फियर ऑफ परसिक्यूशन, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि हमने अभी देखा था कि गल्फ वॉर हो रहा था, ठीक है, या पैलेस्टाइन, इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो वॉर हो रहा था, तो बहुत सारे जो है वो शरणार्थी, जिसे हम रिफ्यूजी कहते हैं, वो यूरोपियन कंट्रीज में जा रहे थे, ठीक है। क्यों जा रहे थे? क्योंकि वो वापस अपने कंट्री में नहीं जा सकते थे। अगर जाते थे तो वॉर के बीच में उनकी भी मौत हो जाती थी, है ना, मरने के चांसेस थे वहां पे बहुत ज्यादा, इसलिए वो रिफ्यूजी बन गए थे। और एक कंट्री है जिन्होंने बहुत ज्यादा रिफ्यूजी को एक्सेप्ट किया था, अपने कंट्री में शरण दिया था, वो है जर्मनी। और इस चीज के लिए ऑल द वर्ल्ड शुड थैंक एंजेला मार्कल, उनकी प्रेसिडेंट। उन्होंने कहा था कि कोई भी रिफ्यूजी जर्मनी में पनाह ले सकता है, शरणार्थी बन सकता है। और एकलौता कंट्री था जर्मनी जिन्होंने सबसे ज्यादा रिफ्यूजी को रखा था पैलेस्टीनियन वॉर के टाइम में। चलिए, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, टेररिस्ट आर ट्रेन टू ऑपरेट इन मोर देन वन कंट्री, इट इज कॉल्ड। देखिए, टेररिस्ट सबसे नाजुक, गंभीर और परेशान करने वाला इंडिया का आज का मुद्दा, टेररिज्म, ठीक है, कहीं से भी आते हैं। अब यहाँ पे दिया है ऐसे टेररिस्ट जो एक कंट्री से भी ज्यादा कंट्री में जो है वो ऑपरेट करते हैं, ठीक है। जैश ए मोहम्मद, ISIS, है ना, एक से ज्यादा कंट्री में वो ऑपरेट करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? उस टर्म को क्या कहा जाता है? उस टर्म को कहा जाता है इंटरनेशनल टेररिज्म, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। इंटरनेशनल टेररिज्म, जब एक कंट्री का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दूसरे कंट्री में भी पेनिट्रेट करता है, उसे कहा जाता है इंटरनेशनल टेररिज्म, यानी कि दो कंट्रीज में ऑपरेट करना। और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म आप किसे कहोगे? ये जो पाकिस्तान उनके जैश ए मोहम्मद, मुजाहिदीन इंडिया में भेजते हैं, है ना, उसको क्रॉस बॉर्डर कहा जाता है, कि एक कंट्री की बॉर्डर क्रॉस करके वहां पे जो है वो लोगों को हार्म पहुंचाना। तो क्रॉस बॉर्डर और इंटरनेशनल टेररिज्म दोनों टर्म याद रखना बहुत ही जरूरी है। अगेन ये भी चीज इंटरनेशनल रिलेशन में आपको पढ़ने को मिलेंगी। यहाँ पे ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द आइडियलिस्टिक मेथड ऑफ फिलोसॉफी इन इंडिया, ठीक है। देखिए, आइडियलिस्टिक फिलोसॉफी यानी क्या होता है? वो फिलोसोफर्स, आइडियलिस्ट फिलोसोफर का एक एग्जांपल बता दूं आपको मैं, प्लेटो। प्लेटो का थ्योरी ऑफ नॉलेज, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स इतना ज्यादा आइडियलिस्टिक है, अक्सर लोगों को समझ में भी नहीं आता है कि जो उसका थ्योरी ऑफ फॉर्म्स और थ्योरी ऑफ नॉलेज है ना, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि यूटोपियन थॉट्स पे बेस्ड है वो, ठीक है। जो हो नहीं सकता उन चीजों के बारे में वो बात करता है, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स में, थ्योरी ऑफ नॉलेज में, ठीक है। तो उसे आइडियलिस्टिक सोच कहा जाता है, जो यूटोपियन सोच होती है। और एक सोच होती है रियलिस्ट, जैसे कि एरिस्टोटल रियलिस्ट थे, इसीलिए वो प्लेटो को क्या करते थे? क्रिटिसाइज करते थे इनकी सोच को, क्योंकि प्लेटो आइडियलिस्ट थे और एरिस्टोटल एक रियलिस्ट थे, ठीक है, जो रियलिटी और फैक्ट्स और साइंस में बिलीव करते थे। यहाँ पे पूछा है इंडिया के बारे में आइडियलिस्टिक मेथोडोलॉजी फिलोसॉफी कौन सी सच नहीं है, ट्रू नहीं है। देखिए, कौटिल्य वाज एन एडवोकेट ऑफ आइडियलिस्टिक मेथड ऑफ फिलोसॉफी। थे क्या कौटिल्य आइडियलिस्टिक थे क्या? नहीं। उनके अर्थशास्त्र में कोई भी चीज आइडियलिस्ट है क्या? नहीं। कौटिल्य खुद रियलिस्ट थे, ठीक है, कौटिल्य रियलिस्ट थे। अर्थशास्त्र, चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता है, ठीक है। और एक नाम है उनका, ठीक है, चाणक्य को 3 नाम से जाना जाता है, 2 नाम मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन और एक नाम है, ठीक है, जो भगवान से रिलेट करता है। एक हमारे बहुत ही
हिंदू डाइटी के बहुत ही एक बड़े भगवान हैं, उनसे रिलेट करता है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए उनका तीसरा नाम क्या है। पहला तो चाणक्य है, कौटिल्य है, और तीसरा नाम क्या है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही करेक्ट आ रहा है। देखिए, उपनिषद ये आइडियलिस्टिक थे, वायलेंस फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ आइडियलिस्टिक ट्रेडिशन, नॉन वायलेंस के। इंडिया चाइनीज इन्वेशन, ठीक है, आइडियलिस्टिक सिस्टम ऑफ इट्स ओन प्राइस, नहीं, ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, सिर्फ ऑप्शन वन करेक्ट है। कहाँ पे दिया है, यहाँ पे ऑप्शन ए, ओनली वन इज करेक्ट। ठीक है, क्योंकि कौटिल्य रियलिस्ट थे, आइडियलिस्ट नहीं थे। और कमेंट में नाम बताइए तीसरा उनका। Which of the following represent the impact of science technology on military affairs? साइंस का या तो योगदान हो सकता है मिलिट्री अफेयर्स को अच्छा करने में, या तो दुष्परिणाम भी हो सकता है ना। देयर आर मेनी प्रोज एंड कॉन्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, कभी हम कहते हैं कि साइंस की वजह से बहुत ज़्यादा हमें हेल्प हुआ है, हम एडवांस हो रहे हैं, लेकिन कभी कभी ये चीज़ भी याद रखनी चाहिए, साइंस की वजह से मोबाइल आ गई है तो पूरी दुनिया आपके मुट्ठी में आ चुकी है, लेकिन मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करने से आप अपने पर्सनल रिलेशन भी खराब करते हो, इस चीज़ को भूलना नहीं है। ठीक है, तो साइंस के बून्स भी है, बून्स यानी कि अच्छी चीज़ें भी है, और साइंस की कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। यहाँ पे हमें मिलिट्री से रिलेटेड बताने हैं, कौन से है। लॉन्ग रेंज मिसाइल, एयरक्राफ्ट, सबमरीन्स, ठीक है। अनडिटरमाइंड इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल स्पेस, डिटरमिनेंट ऑफ वैलियंट, ये तो लॉन्ग रेंज मिसाइल किसका कंट्रीब्यूशन है, मिलिट्री के लिए, साइंस एंड टेक का है, तो वन इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट देखिए क्या कहता है, इट प्रोवाइड्स अ फैंटास्टिक डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द एफर्ट्स ऑफ ट्रांसफॉर्म मिलिट्री टेक्नोलॉजी ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस। यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट है ना, इट इज हेल्प इन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। इट एनहांस द फ्रेंडशिप बिटवीन टू कंट्रीज, नहीं कर रहा है क्या ये। साइंस की वजह से दो कंट्री के रिलेशन अच्छे बन सकते हैं क्या, नहीं, उसके लिए पॉलिटिक्स जरूरी है, साइंस नहीं, ये चीज याद रखना। ठीक है, साइंस जो है वो इस चीज में कोई हेल्प नहीं करेगा, दो कंट्री को दोस्त नहीं बना सकता वो कभी, है ना, लेकिन पॉलिटिक्स बना सकता है, पॉलिटिक्स का स्टडी करना जरूर बना सकता है। यहाँ पे जहां पे भी थ्री है वो रॉन्ग है, कहाँ पे दिया है, वन एंड टू, ओनली ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन रीजन फॉर इक्वेलिटी अमंग नेशन। ठीक है, क्या है यहाँ पे, समानता, राज्यों के या कंट्रीज के बीच में समानता का कौन सा मेन रीजन नहीं है, यहाँ पे ये पूछा है, नॉट पे फोकस करिएगा। ठीक है, अनइक्वल इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम, यस इट इज अ रिलेशन। ठीक है, ये होता है इक्वेलिटी में। गेम पावर इन इंटरनेशनल, द गेम ऑफ पावर, यस ये भी है इक्वेलिटी अमंग द नेशन के बीच में, नॉट पूछा है। इमर्जिंग लेबर मार्केट एंड स्किल गैप, ये भी है, यहाँ पे नॉट पूछा है, तो देखिए ऑप्शन डी ही बच रहा है, ट्रेड बिटवीन डेवलप एंड अंडर डेवलपिंग कंट्रीज, ये नहीं हो सकता इक्वेलिटी अमंग नेशंस के बीच में। ठीक है, तो ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81, अकॉर्डिंग टू थॉमस एक्विनस द जनरल प्रिंसिपल ऑफ सीरियस प्रोमिसेस शुड नॉट बी ब्रोकन लाइटली इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, क्या चीज बोल रहे हैं यहाँ पे, गंभीर वादों को हल्के में नहीं तोड़ा जाना चाहिए, जैसा सामान्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। किसका हो सकता है ये, स्वयं प्रमाण, सेल्फ प्रूफ का ये एक प्रमाण है ना। तो ये किसने दिया है, थॉमस एक्विनस का ये एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ऑप्शन सी हियर इज द करेक्ट आंसर। कैरल वेसेक, क्वेश्चन नंबर 82, कैरल वेसेक हैज sought to classify the historical development of human rights according to the French revolutionary slogan। ठीक है, इंडिया ने इसी फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्लोगन के कुछ वर्ड्स हमारे प्रियम्बल में दिए हैं, जैसे कि फ्रैटर्निटी, सोवर्निटी, इक्वेलिटी, फ्रीडम। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, फ्रीडम, इक्वेलिटी एंड फ्रैटर्निटी। ठीक है, ये स्लोगन था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। ठीक है, कब हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, 1789 में। ठीक है, 1789 में हुआ था। और किस तरह से ये रिवॉल्यूशन लाया गया था, वहां के किंग लुइस 6 को, ठीक है, लुइस याद रखना है किसको उन्होंने बिहेड किया था, उनके राजा का कत्ल कर दिया गया था। ठीक है, तो किंग लुइस 16, ठीक है, याद रखना, इनको हटाया गया था वहां से, इनको बिहेड किया गया था, सर कलम कर दिया गया था राजा का ही, प्रजा द्वारा। ठीक है, उसे ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहते हैं।
1789 में आया था और ये उनका स्लोगन था, फ्रीडम इक्वेलिटी एंड फ्रैटर्निटी, बंधुत्व। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। लीगल रिलेशन एज वेल एज द फॉर्म ऑफ स्टेट कैन नाइदर बी अंडरस्टूड बाय देमसेल्फ nor can be explained by so called general progress of human mind, but they can be explained by life lies in the condition who among the following said this। ठीक है, बहुत ही बढ़िया चीज है ये। बताइए किसने बताई है ये? कार्ल मार्क्स ने बताई थी। ठीक है, ह्यूमन कंडीशंस को अगर आपको समझना है तो जिस कंडीशन में वो रहते हैं पहले उसे समझिए आप। ठीक है, तभी आप लोगों को, ठीक है, समझ सकते हो जिस कंडीशन में वो रहते हैं। और यही तो आज के टाइम में भी सच्चाई है ना। इवन दो कार्ल मार्क्स के प्रिंसिपल को इंडिया में बहुत कम लोग मानते हैं, लेकिन अगर आप एक कॉमन सर्वे कर लो तो आपको ये पता चल जाएगा कि पॉलिटिकल साइंस के मैक्सिमम स्कॉलर, स्टूडेंट, एस्पिरेंट कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी पे बिलीव करते हैं। ठीक है, उनका क्योंकि आज के टाइम में भी इंडिया में जिस तरह से इकोनॉमिक इनइक्वेलिटी है, एक तरह का कैपिटलिज्म ही है छुपा हुआ हमारे इंडिया में। ठीक है, इकोनॉमी में हमारे, तो हर एक इंसान जो है वो कार्ल मार्क्स के थॉट को बहुत ही थॉट से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज के लोग तो इन्फ्लुएंस है ही, लेकिन बहुत सारे इंडियन भी हैं। ठीक है, मैक्सिमम जब आप यूजुअली जब आप स्टडी करते हो पॉलिटिकल साइंस का तो कार्ल मार्क्स का इन्फ्लुएंस सभी स्टूडेंट्स के ऊपर होता ही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेड रिप्रेजेंट violence in a state-centric and organized form? The individual has a soul, but the state is a lifeline machine. She can never be free from the violence that cause her to exist। ठीक है, अब यहाँ पे वायलेंस की बात आ रही है। ठीक है, वायलेंस कौन थे? वायलेंस के खिलाफ महात्मा गांधी जी थे। ठीक है, यहाँ पे बोला क्या गया है वो देखिए। ठीक है, ऐसा स्टेट जिसको आपने हिंसा से पाया है, कभी वो उस हिंसा के बाहर जी ही नहीं सकता। ठीक है, तो हर वक्त हिंसा के ऊपर ही बेस्ड रहेगा, वहां पे जो भी चीजें होंगी बहुत ज्यादा हिंसक तरीके से ही होने वाली है। ठीक है, तो इसलिए गांधी जी ने कहा था कि हिंसा को मत अपनाइए, अहिंसावादी बनिए। ठीक है, कोई बहुत सारे लोग मानते हैं ये दोनों भी एक दूसरे के अपोज में थे, कार्ल मार्क्स और गांधी जी थे। जैसे मैंने अभी कहा कि कार्ल मार्क्स को बहुत सारे लोग मानते हैं तो गांधी जी को भी मानते हैं। ठीक है, तो अब जिसको जिसकी आइडियोलॉजी पसंद है आप उसको फॉलो कर सकते हो। आंसर इज ए, एम के गांधी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे और एक नाम दिखाई दे रहा है, बी आर आम्बेडकर। ठीक है, अब पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो बिना डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के कोई भी सोच, कोई भी थॉट, कोई भी आइडियोलॉजी बिलीव करना पॉसिबल ही नहीं है। हर एक चीज सेंटर होती है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर से। ठीक है, इंडिया के पॉलिटिक्स की शुरुआत और अंत कॉन्स्टिट्यूशन से है, और वो लिखा किसने है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 85। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज क्रेडिटेड विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एपोलोजेटिक अप्रोच ऑफ कैपिटलिज्म इनटू प्रैक्टिकल अप्रोच? ठीक है, कौन से प्रिंसिपल्स है वो देखते हैं। अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, है ना। कैपिटलिस्टिक अप्रोच, एपोलोजेटिक अप्रोच, यही हो सकता है। ऑप्शन ए हियर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट और मनी की ही बात होती है उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। इथिक्स इज अ फिलोसॉफिकल ट्रीटीज दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एंड अटेम्प्ट्स टू डिटरमाइन व्हाट इज राइट और रॉन्ग बिहेवियर। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? ठीक है, इथिक्स की बात हो रही है, मोरालिटी की बात हो रही है, नैतिकता की बात हो रही है, यानी कि ये मॉरल फिलोसॉफी से निकल कर आता है ना। इसे ही मॉरल फिलोसॉफी भी आप कहते हो, मॉरल फिलोसॉफी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। Which of the following was not the target of World Conference on Human Rights held in Vienna Convention 1993? ठीक है, कौन सी चीज के ऊपर फोकस था? वियना डिक्लेरेशन किस चीज के लिए दिया गया था? देखिए पता होना चाहिए, राइट ऑफ विमेन्स, चिल्ड्रन और इंडिजिनियस पीपल्स के लिए ये डिक्लेरेशन किया गया था वियना में 1993 में। किस चीज की बात करते हैं ये? ह्यूमन राइट्स, साथ में फीमेल यानी वुमेन्स के राइट, चिल्ड्रंस के राइट और इंडिजिनियस लोगों के राइट्स के बारे में बात करते हैं। ऑप्शन कहाँ मिल रहा है आपको? देखिए ऑप्शन सी, comprehensively required coordination of the efforts of non-governmental organization led by the United Nation। ठीक है, ऑप्शन सी here will be the correct answer।
क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन बिहाइंड द मॉरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस, ठीक है, कौन सी चीज जरूरी है मानव चेतना के लिए, ठीक है, कौन सा रीजन हो सकता है? देखिए, ही इज कॉन्स्टेंटली आस्किंग हिमसेल्फ द क्वेश्चन व्हाट ही इज। यस, ऑफ कोर्स, बहुत ही बड़ा रीजन है बिहाइंड आवर मॉरल ह्यूमन कॉन्शियसनेस कि हम अपने आप से अक्सर सवाल पूछते हैं, ठीक है, मानव चेतना को नैतिक होने के पीछे कारण क्या है, ठीक है, यही कारण है कि हम लगातार अपने आप से सवाल पूछते हैं, ठीक है, कि हम क्या है। हम अपने आप को प्रूफ करते रहते हैं रेगुलरली, है ना, हर एक चीज में, हर एक उम्र के पड़ाव जिसे हम कहते हैं स्टेप में जिंदगी के, हमको अपने आप को हम सवाल पूछते हैं कि हम क्या है और हमें क्या प्रूफ करना है अपने लाइफ में, ठीक है। चलिए, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट अपने आप से सवाल क्या पूछोगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। पढ़ना यहाँ पे सिर्फ चीजों को याद रखना या ग्रास्प करना नहीं है, जो आप पढ़ रहे हो उसे आपको जब आप जॉब करोगे तब प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, और तभी जो है वो आप रियल पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट बनोगे। सिर्फ रट्टा मारना पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट का काम नहीं होता है, चीजों को समझना और उन चीजों को और जो हमने पढ़ा है उसका यूज, उसका इस्तेमाल हमें अपने कंट्री के पॉलिटिक्स को या हमारी गवर्नमेंट को या हमारे सोशल लाइफ को इंडियन लोगों के किस तरह से और बेहतर बनाया जाए, यही सवाल हमको अपने आप से पूछना है, ठीक है। जब तक हम काम करते रहेंगे, जब तक हम में जिद बची है कुछ इंडिया के लिए बेहतर करने की। चलिए, तो ऑप्शन एक यहाँ पे यही सही मिल रहा है हमको, ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन वन, ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, in 1960s the United Nations saw a civil war between northern and southern state on which of the following issue, ठीक है। देखिए, ये चीज देखिए, नॉर्थर्न और साउदर्न स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, अमेरिका हमें पता है नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका का ही निचला हिस्सा यानी कि साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका, साउदर्न स्टेट्स, ठीक है। जैसे कि दो कॉन्टिनेंट है, एक नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है और एक साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, जहाँ पे ब्राजील वगैरह वो कंट्रीज आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे दो कॉन्टिनेंट्स की बात नहीं हो रही है, ठीक है, यहाँ पे एक सिंगल कंट्री अफ्रीका, सॉरी अफ्रीका बोल रहा हूँ, यूएसए, जैसे कि इंडिया का नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया है ना, वैसे ही नॉर्थ अमेरिका और साउदर्न स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में एक सिविल वॉर हुआ था, ठीक है। किस चीज को लेकर हुआ था? ये अबॉल्यूशन ऑफ स्लेवरी को लेकर हुआ था। जो नॉर्थ अमेरिकन स्टेट थे वो कहते थे कि आप लोगों को स्लेव मत बनाइए, और साउदर्न स्टेट जो थे जहां पे अक्सर ज्यादा खेती की जाती थी, वहां पे फोर्सफुली लोगों को, मतलब क्या बोलते हैं हम उसे, ठीक है, गुलामी करवाई जाती थी उनसे, ठीक है, बॉन्डेड लेबर बनवाया जाता था उनको, ठीक है। एक बहुत ही बढ़िया मूवी है जिसका नाम है 12 ईयर्स ऑफ स्लेव, ठीक है, 12 ईयर्स ऑफ स्लेव। अगर आपने नहीं देखी है, आपके पास थोड़ा वक्त है, आपको जानना है कि स्लेवरी किस हद तक बुरी थी अमेरिका में, तो प्लीज ये मूवी जाके देखिए। इस मूवी को ऑस्कर भी मिला है, ठीक है, 12 ईयर्स ऑफ स्लेव। रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है ये, और यहां से आपको कितना बुरा था ये जो गुलामी की परंपरा थी यूएसए में, किस तरह से लोगों को बॉन्डेड लेबर बनाया जाता था, स्लेव बनाया जाता था, कितना बुरा था, ये आपको तब पता चलेगा, ठीक है। जो नॉर्दर्न स्टेट थे वो साउदर्न स्टेट को कहते थे कि आप लोगों को गुलाम नहीं बनाओगे, और साउदर्न स्टेट कहते थे कि भाई हमको काम के लिए मजदूरों की जरूरत है तो हम तो गुलाम बनाएंगे। इसी वजह से सिविल वॉर हुआ था उनके बीच में, ठीक है, किस चीज के लिए हुआ था? अबॉल्यूशन ऑफ स्लेवरी को लेके, गुलामी का उन्मूलन करने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90, इन विच ईयर डिड इंडिया एंटर द न्यूक्लियर क्लब एज द 6th मेंबर विद द न्यूक्लियर इक्विपमेंट, ठीक है, कब बना था इंडिया? 1974 में न्यूक्लियर ग्रुप का मेंबर बना था इंडिया, 6th मेंबर था, ठीक है। अगर इंडिया 6th मेंबर था तो आपको ये एग्जाम में नेक्स्ट टाइम ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से कंट्रीज मेंबर है न्यूक्लियर इक्विपमेंट के, ठीक है, टेस्ट करने के लिए कौन से कंट्रीज को अलाउ किया गया, तो आपको पता होना चाहिए यूएसए, रशिया, यूके यानी कि इंग्लैंड, फ्रांस और चाइना। ये 5 कंट्रीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे ग्रुप में, और 6th मेंबर है हमारा इंडिया, ठीक है। आपको नाम याद रखने बहुत जरूरी है, यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, और 6th है हमारा इंडिया, ठीक है। 1974 में ये हुआ था। कंट्रीज के नाम नोट कर लीजिए अभी।
चलिए 91 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द बीजेपी डिड नॉट सपोर्ट द यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट। सही बात है क्या? ये किया था क्या इन्होंने? इनकरेक्ट पूछा है, इन्होंने सपोर्ट किया था, यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है हमको, ठीक है। तो कांग्रेस हैज सपोर्टेड द यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट, यस ऑफ कोर्स कांग्रेस डिड सपोर्टेड इट, ठीक है। चलिए, द लेफ्ट सपोर्टेड द यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट, यस लेफ्टिस्ट लोगों ने भी सपोर्ट किया था। द यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट केम टू पावर इन 1989, ठीक है। अब ये 1989 गलत है, ये कब हुआ था? 1996 में हुआ था, ठीक है। इसे ही यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट के हमने एक नाम पढ़ा था, ठीक है, इंदिरा कुमार गुजराल, जो हमने यूजीसी नेट का पेपर डिस्कस कर रहे थे तब हमने इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट नहीं है, क्योंकि 89 में 1996 में ये पावर में आई थी, ठीक है, यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92, द स्टडी ऑफ प्रॉब्लम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडिजिनियस पॉपुलेशन वाज रिपोर्टेड बाय जोस मार्टिनेज, ठीक है। द स्टडी ऑफ प्रॉब्लम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इंडिजिनियस लोग यानी कि जो वहां के मूल निवासी होते हैं कंट्री के, उन्हीं के साथ भेदभाव किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, इंडिया की बात करें तो जो आदिम प्रजाति जिसको हम कहते हैं आदिवासी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, दे आर द ट्रू सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। वो पहले नागरिक है इंडिया के, उन्होंने ही इंडिया की या इंडिया कंट्री को बनाया है, लेकिन आज हम उन्हीं के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जाति भेद करते हैं। ये चीज हमको पता होनी चाहिए कि वो रियल है, ठीक है। हम जो है बाकी जितने भी कास्ट है वो बाद में आई, लेकिन इंडिजिनियस पीपल दे वे ऑलरेडी एग्जिस्टेंट व्हेन इंडिया वाज अ कंट्री और बिकेम अ कंट्री, ठीक है। कंट्री बनने के पहले भी वो लोग यहाँ रहते थे, तो उनको रिस्पेक्ट देना, और वो डिजर्व करते हैं पूरी रिस्पेक्ट। लेकिन हम क्या करते हैं? डिस्क्रिमिनेट करते हैं, जो कि हमको नहीं करना है। बुक किसने लिखी थी? ये रिपोर्ट किया गया था जोस आर मार्टिनेज द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट विद द रिस्पेक्ट ऑफ थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट, ठीक है। थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट किसने किसने बात की थी इसकी, ठीक है। ओरिजिन ऑफ स्टेट के बारे में बात की थी थॉमस हॉब्स ने, रूसो ने बात की थी, जॉन लॉक ने बात की थी। लेकिन थ्योरी ऑफ स्टेट के बारे में यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सा होगा? फ्रेडरिच एंजल्स, द प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट किसने डिटेल में बताया है? इन तीनों ने, ठीक है। लेकिन हमें इनकरेक्ट बताना है यहाँ पे कौन सा है, तो ऑप्शन बी फ्रेडरिच एंजल्स। कौन थे फ्रेडरिच एंजल्स? कार्ल मार्क्स के दोस्त, ठीक है, बहुत ही बेस्ट फ्रेंड थे उनके। व्हाट इज द इमीडिएट फॉर्मल बेसिस ऑफ मॉरल सिस्टम, ठीक है। मॉरल सिस्टम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? बेसिस क्या है उसका, ठीक है। क्या होना चाहिए? ह्यूमन इंटरेक्शन, है ना, अंतर संबंध मानव के बीच का, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। नैतिक व्यवस्था का तत्कालीन औपचारिक आधार क्या है? तो क्या हो सकता है? मानव अंतर संबंध, ह्यूमर इंटर रिएक्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95, हु अमंग द फॉलोइंग गेव द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क अप्रोच, ठीक है। किसने दिया था स्ट्रक्चरल फंक्शनल थियरी? पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 पॉलिटिकल थियरी का वीडियो मैंने दिया है, वहां पे मैंने आपको सिस्टम थियरी, जिसे इनपुट आउटपुट थियरी कहा जाता है, कम्युनिकेशन थियरी भी दिया है, मार्क्सिस्ट थियरी दिया है, उसके साथ ही कंटेम्पररी थियरीज भी दिए हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल फंक्शनल थियरी जो कि दी थी गैब्रियल एलमेंट एंड पॉवेल ने, उनके बारे में भी डिटेल और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है। नहीं देखी है वीडियो, जल्दी जाकर देखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, which of the following said that life, the continuity of the body in a time and a freedom, the uninterrupted motion of a body became the two highest moral laws? कौन है ये? मल्टीकल्चरलिस्ट थिंकर भीकू पारेख जी ने ये स्टेटमेंट दिया था, ठीक है। भीकू पारेख कौन थे? ये विल किमलिका के जैसे ये भी एक मल्टीकल्चरलिस्ट थिंकर थे, और यहाँ पे ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96, which of the following said that during the emergency the executive used police for its political purpose? ठीक है, ये 1975 की इमरजेंसी की बात हो रही है, जहां पे पुलिस जो है, पुलिस डिपार्टमेंट का मिसयूज किया गया था पॉलिटिकल पर्पस के लिए।
उस चीज के ऊपर एक कमिटी बिठाई थी, ठीक है, उस एक कमीशन बिठाई थी उसको स्टडी करने के लिए। और ये कमीशन कब बैठी थी? 1988 में, ठीक है, 1988 में, ठीक है। हालांकि इमरजेंसी 1975 में लगी थी, लेकिन 1988 में ये कमीशन बैठी थी और कमीशन का नाम था, क्या नाम था इसका? ठीक है, शाह कमीशन, ठीक है, शाह कमीशन इस कमेटी का नाम था, जो कि इस पर्पस के लिए बनाई गई थी, ठीक है। देखिए, लेकिन बाकी की भी पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक कमेटी यहाँ पे दी है, देखिए, रिबेरो कमेटी, ठीक है, रिबेरो कमेटी, ठीक है। ये कब आई थी? ठीक है, ये भी 88 में आई थी, लेकिन किस चीज के लिए आई थी ये? एनपीसी के रिफॉर्म्स चेक करने के लिए, यानी कि नेशनल पुलिस कमीशन जो है हमारे, उसके रिफॉर्म्स को चेक करने के लिए ये कमिटी आई थी। सॉरी, 1977 में आई थी ये कमेटी, ठीक है, 88 में नहीं, 1977 में ये कमेटी आई थी। याद रखना है, कमिटीज के नाम याद रखना है। ये नेशनल पुलिस रिफॉर्म्स को स्टडी करने के लिए कमीशन बिठाई गई थी, रिबेरो कमीशन, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे दिया है, देखिए, मालीमत कमेटी, ठीक है। सबसे पहले नेशनल पुलिस कमीशन आया था, उसी को फिर से स्टडी करने के लिए, उसमें कोई चेंजेस करने के लिए रिबेरो कमेटी आई थी, ठीक है। अब देखते हैं मालीमत कमेटी किस चीज के लिए आई थी? देखिए, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है, सीआरपीसी कायदे जो होते हैं हमारे, ठीक है, जो कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिए जाते, कॉन्स्टिट्यूशन में पनिशमेंट नहीं दी गई है, सीआरपीसी में जो है वो पनिशमेंट बताई गई है हमें कि पनिशमेंट क्या होती है, किस चीज के लिए। जैसे हमें पता है कि 302 कलम मर्डर के लिए होती है, 304 और 5 जो है वो मर्डर को सपोर्ट करने में होती है, हाफ मर्डर के लिए लगाई जाती है। 420 लोगों को ठगने के लिए ये कलम लगाई जाती है लोगों के ऊपर, ठीक है। तो उसका स्टडी करने के लिए मालीमत कमेटी था, सीआरपीसी लॉस को स्टडी करने के लिए, ठीक है। और शाह कमीशन तो मैं यहाँ पे दिया ही है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98, द हाइपर ग्लोबल इज डिफाइंस ग्लोबलाइजेशन। कौन से? देखिए, हाइपर ग्लोबलिस्ट ने किस तरह से ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन किया है? A new era of history in which traditional nation state have become unnatural, even impossible business units in the global economy, ठीक है। तो पहला ही स्टेटमेंट यहाँ पे पूरी तरह से करेक्ट है, जो कि डिफाइन करता है ग्लोबलाइजेशन को, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 99, इन विच ईयर डिड चाइना ऑक्यूपाई तिब्बत, ठीक है। तिब्बत को कब ऑक्यूपाई किया था चाइना ने? पता होना चाहिए हमको, 1950 में ऑक्यूपाई किया था तिब्बत को, ठीक है। क्या थी स्टोरी यहाँ पे तिब्बत की? ठीक है, जो दलाई लामा थे, जिसको जो आज भी है दलाई लामा, ठीक है, तो वो जो है उनके जो फॉलोअर्स थे दलाई लामा के, वो नहीं चाहते थे कि चाइना उनके कंट्री को ऑक्यूपाई करे, ठीक है। और जैसे कि चाइना की इंपेरियलिज्म वाली बुरी आदत है, सारे कंट्रीज को, छोटे कंट्रीज को वो कैप्चर करने की कोशिश करता है, अपनी कॉलोनी बनाने की कोशिश करता है। तो तिब्बत के साथ भी उन्होंने यही किया, लेकिन जो दलाई लामा थे उस वक्त के, उन्होंने कहा था कि हमें चाइना के साथ नहीं जाना है, ठीक है। और इसी वजह से इंडिया ने जो है दलाई लामा को शरण दिया था, इंडिया में उनको वेलकम किया था, ठीक है, ठीक है। तो उसी की वजह से चाइना को फिर और ज्यादा गुस्सा आया। चाइना ने कहा कि दलाई लामा जो है वो तिब्बत के है, आप हमारे मैटर में मत आइए, ये मैटर इंडिया का नहीं है, ये तिब्बत और चाइना का मैटर है, इंडिया को इसमें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी इंडियन लोगों ने या इंडियन गवर्नमेंट में दलाई लामा को शरण दी थी इंडिया में, ठीक है। उसके बाद भी एग्रेशन चलता रहा। जो हमारा हिमाचल प्रदेश है, वहां पे धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में दलाई लामा का जो है हमने क्या किया है, वहां पे उनको रहने की जगह दी थी हमने, ठीक है। और अब चाइना क्या करने की कोशिश कर रहा है कि दलाई लामा को चुनने का एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोसेस होता है, ठीक है। अब चाइना का कहना है कि अगला जो दलाई लामा चुनेगी वो चाइना की गवर्नमेंट चुनेगी, ठीक है, चाइना की गवर्नमेंट चुनेगी, और ये चीज बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके। आज के जो हमारे दलाई लामा है वो 14th दलाई लामा है, ठीक है, 14th दलाई लामा है। उनका नाम क्या है? तेंजिंग ग्यात्सो, ठीक है, तेंजिंग ग्यात्सो 14वें दलाई लामा है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट दलाई लामा आएंगे, उनको जो चुनने का प्रोसेस रहेगा, तब चाइना बहुत बड़ा पंगा करने वाला है, ठीक है। और ये इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट जरूर बनेगा। याद रखना है हमें, कब ऑक्यूपाई किया था? 1950 में। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं,
लास्ट क्वेश्चन हमारा 100 क्वेश्चन, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने किए हैं, ठीक है। यहाँ पे वन लाइनर और इजी वाले क्वेश्चन तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, उतना कॉन्फिडेंस आप पर मुझे है, ठीक है। लेकिन जो बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस थे उनको किस तरह से समझा जाता है, किस तरह से उनको एनालाइज किया जाना चाहिए, और इस तरह के क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। और अब एग्जाम का लेवल हार्ड होता रहेगा, तो आपको उसी तरह से प्रिपरेशन भी करना है, आपको रेडी रहना है, ठीक है। लॉजिकली स्टडी करनी है, हर एक चीज को इंटरलिंक करना है, जैसे कि मैंने आपको हर एक चीज डिटेल में एक्सप्लेन की है। नहीं, मैं आपको सिर्फ आंसर नहीं बताया है, मैंने साथ में मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है कि यही करेक्ट आंसर क्यों हो सकता है, और क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस इसी तरह से होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज आंसर तो आपको आंसर की में भी मिल जाते हैं, है ना। तो लेकिन वो आंसर क्यों है ये पता होना जरूरी है, और बाकी के ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है ये भी पता होना बहुत जरूरी है। उसे ही कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कहा जाता है, ठीक है। डिटेल स्टडी कहा जाता है, डिटेल एनालिसिस कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एज द ह्यूमन पर्सन बिकम मोर एंड मोर अवेयर ऑफ हिमसेल्फ एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन एंड एज अ सोशल बीइंग, कौन सी चीज जरूरी है? बाय द वे ही बिकम मोर अवेयर ऑफ हिज ऑनरेबल इंटर रिलेशनशिप्स एंड हिज राइट्स एंड ड्यूटीज एज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। देखिए यही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट आ रहा है, पूरी तरह से प्रॉपरली डिफाइन कर रहा है इस चीज को, तो ऑप्शन ए ही यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ऑप्शन ए हियर विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरह से कुछ टफ क्वेश्चन को इजी वे में मैंने एनालाइज किया है, आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर। नेक्स्ट आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में मुझे बताइए, ठीक है। कट ऑफ के बारे में तो हमने बात ऑलरेडी कर ही रखी है, लेकिन जो है इस बार डी ट्रिपल एस बी पीजीटी की लास्ट टाइम जो एग्जाम हुई थी तो फीमेल्स की सीट ज्यादा थी, ठीक है। तो कट ऑफ बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो सकता है, ओके। और अभी डी ट्रिपल एस बी की एड आएंगी और बहुत सारी वैकेंसी होने वाली है, ऐसे चांसेस है, तो प्रिपरेशन स्टार्ट ने आपने कर दी है, आई होप। और अब प्रिपरेशन के साथ साथ एमसीक्यूज भी सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में हमें कंफ्यूजन किस चीज की वजह से होती है, जब हमारी प्रैक्टिस कम होती है। जैसे कि मैंने हर एक टॉपिक के बाद आपको एक 50-60 एमसीक्यूज का सेट बना कर दिया है, आप सारी वीडियोस को देखिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने सारे इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात की है वहां पे, ठीक है। और साथ ही में एमसीक्यूज दिए हैं, और वो बहुत ही मतलब मैं बोल सकता हूँ एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज है, ठीक है। मैंने खुद एक प्रॉपर चुनकर वहां पे दिए हैं, तो आप उसे भी सॉल्व करिए, ओके। सो लेट्स एंड हियर, दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।